इंडिया में बहुत कम अच्छी साईफाई मूवीज बनती है और 2024 की तमिल मूवी ब्लैक एक ऐसी ही फिल्म है। फिल्म में टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू इस चीज को डिस्कस करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। ब्लैक की शुरुआत 1964 में एक रेयर सुपरमून इवेंट से होती है, जब मनोहर, जो चेन्नई के उपलपक्कम में एक लोकल बिजनेसमैन का बेटा है, अपने दो दोस्तों गणेश और ललिता, जो भागने का प्लान बना चुके हैं, उनको अपने फैमिली बीच हाउस लेके जा रहा है। ललिता गणेश के बच्चे की मां बनने वाली है और उसका परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ है, तो दोनों ने भागने का फैसला किया है। मनोहर अपने दोस्तों का साथ दे रहा है, लेकिन अंदर से ललिता से गुस्सा है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो उससे प्यार करता था और उसके रिजेक्शन को कभी भुला नहीं पाया। रास्ते में उनकी कार एक मोटर वैन के खराब हो जाने की वजह से रुक जाती है, जो एक फरिश्ते के स्टैचू को पास के चर्च ले जा रही थी और उसका पहिया मिट्टी में फंस गया था। जब वो बीच हाउस पहुंचते हैं, मनोहर उन्हें उनके कमरे तक लेकर जाता है और खुद अकेला रहकर दारू पी के अपना दर्द भुलाने की कोशिश करता है, ललिता को ब्लेम करते हुए। नशे की हालत में मनोहर अपने कार में जाके एक बंदूक निकालता है और अपने दोस्तों को मारने का इरादा बनाता है, लेकिन एक तेज और चुभती हुई आवाज सुन के उसका ध्यान भटक जाता है, जो रात के अंधेरे में से आ रही थी। मनोहर आवाज की तरफ जाने का फैसला करता है और एक पिच डार्क पैच को पार करता है। कुछ गोलियों की आवाजें सुन के वो जल्दी से वापस बीच हाउस लौट आता है। जब वो बीच हाउस वापस आता है तो वो अपने दोस्तों को मरा हुआ पाता है और अपने आखिरी सांस में गणेश उसे ही अपने मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मनोहर एक आदमी को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करता है, और जब वो उसका छोटा सा झलक देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो किलर उसके खुद का कार्बन कॉपी था। किलर भाग जाता है और मनोहर को उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है, जो उसने सोचा तो था लेकिन कभी कमिट नहीं किया था। कहानी अब 60 साल बाद की है, जहां मैरिड कपल वसंत और अरण्य पर पूरा फोकस आता है। वसंत का वर्कहोलिक नेचर और गुस्से वाली आदत उनके 7 साल के रिश्तों में थोड़ी सी दरार ले आई है, और अरण्य अपने बेस्ट फ्रेंड प्रभा से वसंत को लेकर अपने कंसर्न्स शेयर करती है, जो उसे वसंत के लिए रीअश्योर भी करती है। वसंत और अरण्य अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब जाते हैं और वहां वसंत का एक आदमी से झगड़ा हो जाता है, जो प्रभा को छेड़ रहा था। जब वो घर वापस जा रहे होते हैं, वो हरासर और उसका दोस्त उन्हें धमकाने के लिए उनकी कार का विंडशील्ड तोड़ देते हैं। अरण्य को गुस्सा आता है कि इतने साल की शादी के बाद भी वसंत अब तक अपनी बीवी की सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करने के बजाय रैंडम स्ट्रेंजर से झगड़ा कर लेता है। अरण्य के साथ सुलह करने के लिए वसंत एक बीच टाउनशिप उपला क्लब में छुट्टी बिताने के लिए राजी हो जाता है, जहां उन्होंने नया घर खरीदा है। रास्ते में वो वही एंजल स्टैचू को देखते हैं, जो टाउनशिप के बाहर में क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है। ये बाद में पता चलता है कि उस रात के बाद उसे वहां से हटाया नहीं जा सका था और चर्च के लोगों ने इसे डिवाइन इंटरवेंशन मान के उसे वही खड़ा कर दिया। वसंत मनोहर के एंटीक कार को भी वहां देखता है और उसे डेजा वू का एहसास होता है, और पास्ट और फ्यूचर के कुछ इवेंट्स उसके जहन में फ्लैश करने लगते हैं। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि जिस दिन वो अपने बीच हाउस में मूव करते हैं, वो भी वही दिन होता है जब रेयर सुपरमून इवेंट वापस से होता है, जो 1964 के इवेंट्स के ठीक 60 साल बाद हो रहा है। अपने बीच हाउस में, जहां सारे एक जैसे घर हैं, वहां सेटल होने के बाद ये कपल थोड़ी देर के लिए लोकल सुपरमार्केट शॉपिंग के लिए निकलते हैं। वहां उनका सामना वही हरासर और उसके दोस्त से होता है, जो अब उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वसंत माफी देने के मूड में नहीं होता और उसके बाइक के हेडलाइट को तोड़ देता है। अरण्य इनिशियली उसे रोकने का ट्राई करती है, लेकिन बाद में बताती है कि वो चाहती थी कि वसंत भी उस हिरासत से अपना स्कोर सेटल करे। अपने बीच हाउस वापस लौटने पर कपल कुछ अजीब और समझ से बाहर के इवेंट्स का सामना करने लगते हैं, जो उन्हें अपने रियलिटी पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। ये पूरा सोसाइटी खाली लगती है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिखाई देती और कोई अनजान शख्स ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट किया है। वसंत अपने एक दोस्त को टेक्स्ट करता है इस गिफ्ट के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो दोस्त सरप्राइज होकर इधर पहुंच जाता है, इस बात से परेशान कि वसंत ने उसे इतनी रात में क्यों बुलाया, जबकि वसंत ने उसे बुलाया ही नहीं था। उसके वहां से चले जाने के बाद ये कपल कोजली अपने रूम में रिलैक्स कर रहे होते हैं, तब सोसाइटी में एक ब्लैकआउट हो जाता है, और जैसे ही वो बैकअप पावर ऑन करने के लिए बाहर जाते हैं, अरण्य देखती है कि कोई उन्हें झांक रहा है। वे किसी को ढूंढ नहीं पाते और अपने कमरे में वापस आके नोटिस करते हैं कि सामने वाले घर में कोई रहने आ गया है, जो अजीब है क्योंकि उनके अलावा वहां और कोई नहीं था।
रीसेंट इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कपल क्यूरियस होके सामने वाले घर के खिड़की से झांकने लगते हैं और ये देख के शॉक हो जाता है कि जो लोग वहां आए थे वो उनके ही कार्बन कॉपी थे। डर के मारे वे अपने घर वापस लौटते हैं और ये रियलाइज करते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा वो उनके साथ रियल टाइम में हो रहा है। वो अपने ही अतीत के वर्जन्स को देख रहे थे। साथ ही साथ उनकी सोसाइटी को छोड़ने की कोशिश फेल हो जाती है और वो अपने आप को दो घरों के बीच एक अंधेरे जगह पे फंसा लेते हैं। ये वही जगह है जो 1964 में भी दिखा था और वो वही हाई पिच्ड आवाज सुनते हैं जो मनोहर ने सालों पहले सुना था। अपने घर वापस लौटने पर ये कपल देखते हैं कि उनके घर का डेकोर एकदम बदल गया है। अरण्य पुलिस वालों को मदद के लिए कॉल करती है लेकिन कॉल बीच में ही कट जाती है। वो अपने अतीत के वर्जन्स के साथ कम्युनिकेट करने का फैसला करते हैं और अचानक से एक और वसंत उनके घर में घुस आता है और मेन वसंत पर अटैक करता है, लेकिन अरण्य उसका सामना करके उसे रोक लेती है और वो भाग जाता है। वे अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस करने लगते हैं, जैसे ये कोई बड़ा प्रैंक हो सकता है जो उनके हरासस ने किया हो या शायद वो नशे की हालत में हेलुसिनेट कर रहे हो। वसंत के दिमाग में ये सब घूम रहा होता है और तभी वो एक थ्योरी पर आते हैं। वो सोचता है कि उन्होंने अपने आप को अलग अलग टाइमलाइंस में देखा है और हर बार जब वो उस अंधेरी जगह के पार जाते हैं वो एक नए टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। एक वर्जन में तो वसंत अपने आप को अरण्य को गुस्से में चोट पहुंचाते हुए भी देख लेता है और वो ये फ्यूचर अवॉइड करना चाहता है। वसंत अरण्य को लेकर एक अलग टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है ताकि वो फ्यूचर बदल सके, लेकिन चीजें और बिगड़ जाती है जब वो एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में वसंत को प्रभा के साथ सीक्रेटली बात करते हुए सुन लेते हैं और अरण्य ये सोच लेती है कि उसका पति और बेस्ट फ्रेंड उसके साथ धोखा कर रहे हैं। दुखी होकर अरण्य वसंत को छोड़ देती है और अकेले उस अंधेरी जगह में चली जाती है और इस प्रोसेस में वे अलग हो जाते हैं और अलग अलग टाइमलाइंस में फंस जाते हैं। वसंत उदास और हैरान हो जाता है जब अथॉरिटीज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अरण्य के कॉल का रिस्पांस देने आती है और उसका गम और बढ़ जाता है जब सारी अजीब चीजें अचानक रुक जाती है। वसंत को अरण्य के गायब होने के लिए जिम्मेदार समझा जाता है और उसे लोकल पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अपनी बीवी को पाने की तड़प में वसंत पुलिस वालों से झगड़ा कर लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उस सोसाइटी में वापस लौट जाता है और इस बार जब वो स्टैचू के पास से गुजरता है वो मनोहर की पुरानी गाड़ी को वापस देख लेता है। वसंत उसका पीछा करता है और एक बूढ़े मनोहर से मिलता है जो उसके दर्द को समझता है क्योंकि उसने भी सालों पहले कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। मनोहर बताता है कि उसने इस फेनोमेनन पर सालों तक रिसर्च की है क्योंकि उसके साथ हुए अन्याय को साबित करने की उसकी चाहत ने उसे ये सब एक्सप्लोर करने पर मजबूर किया था। मनोहर बताता है कि ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो पहले उसका बीच हाउस हुआ करता था एक प्री इंडिपेंडेंस एरा का सीक्रेट लैब था जहां ब्रिटिश कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। 1941 में एक एक्सीडेंट के बाद लैब को बंद कर दिया गया था और उस पीरियड में जो कुछ भी हुआ उसने इस जगह को एक अजीब कॉस्मिक एंटेंगलमेंट का सेंटर बना दिया जो हर 60 साल में होने वाले सुपर मून इवेंट के साथ एक्टिवेट होता है। शायद उस अंधेरी जगह पर एक वर्म होल बन गया है जो पैरेलल रियलिटीज में जाने का दरवाजा बन गया। मनोहर क्वांटम सुपरपोजिशन के जरिए पैरेलल रियलिटीज का कॉन्सेप्ट समझाता है कि हमारे जैसे ही कई अलग रियलिटीज एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती है जो हमारी रियलिटी से कुछ अलग है। टाइम ट्रैवल के आइडिया से अलग मनोहर मानते हैं कि टाइम लीनियर होता है, वो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाता है हर सिचुएशन और डिसीजन के साथ। नॉर्मल सिचुएशन में कोई सिर्फ अपनी रियलिटी को ही देख सकता है, पर ये कॉस्मिक करेक्शन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और सुपर मून के साथ वर्म होल क्रिएट करता है जो कई पैरेलल रियलिटीज को जोड़ देता है जब तक सुपर मून अपने फॉर्मेशन में होता है। ये एक्चुअली इतना अलग नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में कॉस्मिक इवेंट्स के इफेक्ट्स धरती के जियोमैग्नेटिक एनर्जीज पर देखे गए हैं। मनोहर बताता है कि किसी पैरेलल रियलिटी में शायद उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन पहले से ही कर ली हो या शायद किसी रियलिटी में अरण्य के पास वसंत के बजाय कोई और पहुंच गया हो। एंजल स्टैचू की सिग्निफिकेंस हमें बताई नहीं जाती, पर शायद ये एक हिंट के रूप में काम करता है जहां टाइम स्पेस और रियलिटी डिस्टोर्ट हो जाते हैं सुपर मून के टाइम पे। पर वसंत अपनी बीवी से मिलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मनोहर के इन पागलपन भरे कॉन्सेप्ट्स में नहीं, और मनोहर उसे पैरेलल रियलिटीज में ट्रैवल करने की सलाह देता है, लेकिन साथ ही ये याद भी दिलाता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि सुपर मून की कॉस्मिक पोजीशन चेंज होते ही वर्म होल बंद हो जाएगा अगले 60 सालों के लिए। मनोहर हिंट देता है कि अगर वसंत अपनी अरण्या को तब तक नहीं ढूंढ पाया तो शायद उसका ऑल्टरनेटिव वर्जन उसकी जगह ले लेगा।
ब्लैक के क्लाइमैक्स में वसंत सोसाइटी में वापस लौटता है और पुलिस वालों से भागते हुए पैरेलल रियलिटीज में सफर करने लगता है प्राइम अरण्या की तलाश में, और अलग अलग रियलिटीज में अपने और अरण्या के वर्जन्स को देखते हुए वो ये सीखता है कि उसकी बीवी उसे अपने प्रेगनेंसी की खुशखबरी देने वाली थी, लेकिन सब कुछ कॉस्मिक एंटेंगलमेंट और मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में बिगड़ गया। इमोशनल और डेस्परेट होकर वसंत अपनी अरण्या को पाने की कोशिश में इतना आगे चला जाता है कि वो एक अलग रियलिटी के वसंत के घर में घुस के उसे पेल देता है, एक वैसे ही सीन क्रिएट करते हुए जैसा मूवी के शुरू में हमने देखा था। आखिर में वसंत अरण्या से मिलने में सफल होता है जो पुलिस वालों के साथ सोसाइटी पहुंचती है। ऐसा लगता है कि अरण्या उसको माफ कर देती है, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी छोड़ते हैं वसंत रियलाइज करता है कि वो अरण्या उसकी अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे टाइमलाइन में से थी, जो पावर ब्लैकआउट के वक्त उसके अपने वसंत से अलग हो गई थी। वसंत डिसाइड करता है कि वो उसे सच नहीं बताएगा, शायद क्योंकि ये वर्जन उस पर अफेयर का शक नहीं करती थी। प्राइम अरण्या का क्या हुआ था ये इस फिल्म के खत्म होने के बाद भी हमें पता नहीं चलता, जो शायद प्राइम वसंत की तलाश अभी भी कर रही होगी। ब्लैक कैन में प्राइम वसंत को एक गैस स्टेशन के रेस्ट रूम पे देखा जाता है, जब उसका ही एक और वर्जन उसके सामने आ जाता है। ये वर्जन शायद वही है जो अपनी बीवी को ढूंढने में नाकामयाब हो गया था और मनोहर की एडवाइस फॉलो करते हुए अब किसी और रियलिटी के वसंत को रिप्लेस करने की सोच रहा है। मनोहर भी ऐसे ही किस्मत का शिकार था, क्योंकि एक ऑल्टरनेट रियलिटी का मनोहर उसकी रियलिटी में घुस गया था, जिसका नतीजा उसने भुगत लिया। वसंत रेस्ट रूम से निकल के ड्राइव करते हुए अरण्य को जवाब देते हुए मुस्कुराता है और ये सस्पेंस रह जाता है कि वसंत का कौन सा वर्जन अभी अरण्य के साथ है। इस पूरी टाइम ट्रैवल और पैरेलल रियलिटी की कहानी में डायरेक्टर एक नई चीज को कन्वे करना चाहते हैं कि इंसान अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज का शिकार होता है, या शायद आदमियों का ये नेचर ही होता है जो सिचुएशंस में ब्रेन की जगह मसल का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। मनोहर भी अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और ललिता और उसके लवर को मारने की सोची थी, और उसके मर्डर्स वर्जन ने उसके रियल लाइफ में भी असर डाला। वसंत भी हर समय वायलेंट हो जाता है बिना अपनी बीवी की सिक्योरिटी की परवाह किए। वसंत का आखिरी वर्जन जो प्राइम वसंत से मिलता है शायद वही होता है जो अरण्य को फ्यूचर में नुकसान पहुंचाता है और अपना फ्यूचर अवॉइड करने के लिए प्राइम वसंत के साथ टाइमलाइन चेंज करना चाहता था। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर प्राइम वसंत अपने ही एक वायलेंट वर्जन के हाथ में मार दिया जाए तो ये पोएटिक जस्टिस होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही था। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ब्लैक देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।